आईटीआर की असेसमेंट ईयर 26-27। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि इस असेसमेंट ईयर के लिए जो आईटीआर फाइल होंगी उनके लिए ओल्ड एक्ट ही एप्लीकेबल है, उसी के सेक्शन रिलेवेंट है। नए एक्ट का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। पहली कन्फ्यूजन यही थी कि इस बार आईटीआर क्या हमारी नए एक्ट के हिसाब से फाइल होनी है या ओल्ड एक्ट के हिसाब से। क्लियर है आपको? तो अब आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन कर लीजिए। incometax.gov.in पर लॉगिन करने के बाद ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में आपको ऑप्शन मिलेगी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न की। पर पहले मेक श्योर करना अपना फॉर्म 26AS और AIS डाउनलोड अपने पास कर ले और चेक कर ले क्या उसके अंदर सारी डिटेल्स आ रही हैं या नहीं। जब तक ये दोनों अपडेट ना हो तो मेक श्योर करें अपनी आईटीआर को फाइल ना करें। अगर आपका कोई टीडीएस कटा ही नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन इस स्टेटमेंट में नहीं है, आपको आईटीआर की रिक्वायरमेंट है, तो अभी आप आईटीआर भर लीजिए, फिर कोई इशू नहीं है। पर अगर आपका किसी ने टीडीएस काटा है, कोई आपकी इनकम पूरी तरह से एआईएस में नहीं आई है, तो अभी वेट कर लेना 15 जून तक। मेजरली ये दोनों फॉर्म आपके अपडेट हो जाएंगे। आईटीआर हमारी लाइव हो गई हैं 15 मई से। अभी हमारे पास आईटीआर 1 और 4 के फॉर्म आए हैं, जल्दी ही आईटीआर 3, आईटीआर 2 और फिर फर्दर जो आईटीआर है वो फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं आपको लाइव फाइलिंग दिखा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पर मेक श्योर करना अपना एआईएस और जो मैंने बताया 26AS जरूर डाउनलोड करके चेक करना है, इसे नहीं भूलना है आपने। और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूंगी। तो आप आ जाइए, आपने लॉगिन कर लिया, ई फाइल में आ जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर लीजिए। यही पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट करने की असेसमेंट ईयर। तो पहला असेसमेंट ईयर हमारे पास आ गया है 26-27, इसे सिलेक्ट करें। ऑप्शन है ऑनलाइन, कंटिन्यू पे क्लिक कर ले। क्लिक करते ही स्टार्ट न्यू फाइलिंग का टैब है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको बताना है आप किस कैटेगरी के अंदर आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो हम इंडिविजुअल कैटेगरी की आईटीआर सीख रहे हैं। इंडिविजुअल यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बस आपको क्लिक कर लेना है प्रोसीड पर। प्रोसीड पर क्लिक करते ही अब आपको आईटीआर का फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो अभी आपको आईटीआर 1 और 4 दिख रहे हैं, जल्दी ही सभी आईटीआर फॉर्म यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। हम बात करें आईटीआर 1 की। अब आईटीआर 1 कौन भर सकता है? ज्यादातर सैलरीड पर्सन आईटीआर 1 को सिलेक्ट करते हैं, या फिर आपकी अदर सोर्स की इनकम है, या फिर आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, या फिर आपका शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है अप टू 1,25,000, तो भी आप इस आईटीआर को भर सकते हैं। क्योंकि 1,25,000 तक का हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस एग्जाम्प्ट इनकम को आईटीआर 1 में दिखाने के ऑप्शन दे दे। तो बहुत सारे पर्सन को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने की वजह से आईटीआर 2 सिलेक्ट करनी पड़ती थी, वो प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी चीजें लिखी हैं कि ये फॉर्म सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए है, एनआरआई से नहीं भर सकते। आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो आपको दूसरा आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी इनकम कॉम्बिनेशन में हो सकती है, सैलरी से, 2 हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्स की इनकम जैसे इंटरेस्ट या कोई और इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 जो शेयर मार्केट का है। इसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आप इस आईटीआर में नहीं दिखा सकते। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी है 5,000 रुपए तक की, तो भी आप इस आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है, या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, या आपका टीडीएस कटा है कैश विड्रॉल पर, तो भी आप इस आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट मत करिएगा, फिर आपको अदर आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करने पड़ेंगे। बस अब क्लिक कर दीजिए प्रोसीड विद आईटीआर 1 अगर आप सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। क्लिक करते ही आपके सामने मैसेज आ रहा है कि न्यू रिजीम आपका डिफॉल्ट रिजीम है। आप कंपेयर कर लेना अपना टैक्स न्यू और ओल्ड रिजीम में, जिसमें आपको बेनिफिट हो, उसी के हिसाब से आप आईटीआर भरें। और न्यू रिजीम के अंदर आपको बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं कराई जाती है। इस मैसेज पे ओके कर दें। यहाँ पे ऑप्शन है लेट गेट स्टार्टेड की, इस पे क्लिक कर दें। अब आपको बताना है आप आईटीआर फाइलिंग क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिख रही हैं। पहली ऑप्शन ऑटोमेटिक टिक होगी कि आप आईटीआर इसलिए भरना चाह रहे हैं आपकी एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है। नए रिजिम के अंदर 4 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है, दैट मीन्स आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। और अगर आप अपनी फाइल कर रहे हैं आईटीआर ड्यू टू दीज रीजंस, आपकी इनकम तो नहीं है पर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट करंट अकाउंट में जमा करा दिया है, 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा फॉरेन ट्रैवल पे किया है, 1 लाख से ज़्यादा का बिजली बिल भरा है, या फिर कोई और कंडीशन जैसे कि आपका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है 25,000 से ज़्यादा एक्सेट्रा, तो इन रीजंस की वजह से भर रहे हैं, इसे सिलेक्ट करें। कोई और रीजन है तो अदर सिलेक्ट करें। मैं ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर रही हूँ। बस क्लिक कर दें कंटिन्यू के टैब पर। फिर से मैसेज आ रहा है कि आपका यहाँ पे बहुत सारा डेटा प्रीफिल है। पर प्रीफिल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसे एडिट करने के ऑप्शन नहीं मिलेगी। आप किसी भी डेटा को एडिट कर सकते हैं, उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि आपका प्रीफिल डेटा एआईएस एंड टीआईएस के बेसिस पर आया है। आप
अपनी आइटर को भरने से पहले AIS एंड TIS को जरूर चेक कर लें। ओके पे क्लिक करें। सबसे पहला टैब पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, इस पे भी आपको एक्शन लेना है तभी आगे के टैब एक्टिव होंगे। और बहुत सारी देखिए इनकम यहाँ पे ऑटोफिल होती है जैसे कि आपको दिख रहा है। हम क्लिक करेंगे पहले टैब पर। क्लिक करते ही ऊपर आपकी डिटेल्स आ रही है, पर्सनल डिटेल्स, आप उन्हें चाहे तो एडिट कर सकते हैं। अब आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है, तो सैलरीड पर्सन ज्यादातर इस आइटर को भरते हैं, वो बताएंगे कि वो किस सेक्टर के एम्प्लॉय है। यहाँ पे ऑप्शन है। और अगर आपकी सैलरी की इनकम नहीं है तो नोट एप्लीकेबल कर लीजिएगा। जैसे कि आपको फैमिली पेंशन मिलती है या अदर इनकम मिलती है इसलिए आइटर 1 भर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना। मैं यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर लेती हूँ। और फाइलिंग का सेक्शन अभी ऑटोमेटिक हमारा 31 जुलाई तक 139(1) ही आएगा। अब आइटर की लास्ट डेट्स बदल गई हैं। अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है 31 जुलाई, अदर सिलेक्ट कर लेती हूँ। और फाइलिंग का सेक्शन अभी ऑटोमेटिक हमारा 31 जुलाई तक 139(1) ही आएगा। अब आइटर की लास्ट डेट्स बदल गई हैं। अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है तो आपके लिए 31 जुलाई ही लास्ट डेट है। ऑडिट भी अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं है, और अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन या ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो 31 अगस्त तक आप आइटर 4 या 3 भर पाएंगे। तो आइटर 1 के लिए डेट 31 जुलाई ही। तो ऑटोमेटिक सेक्शन सिलेक्ट है, इसे सिलेक्ट रहने दें। ये नीचे के टैब इनएक्टिव है, इनएक्टिव रहने दें। नाउ अब आपको जो ये बताना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक न्यू रिजीम आपका सिलेक्टेड है, नो पे टिक है, दैट मीन्स आपका ऑटोमेटिक न्यू रिजीम सिलेक्ट है। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे ही इनकम टैक्स कैलकुलेटर की भी ऑप्शन है। अगर आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करके देखना कि किस रिजीम में आपके लिए फायदा मिल रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है उस वीडियो को मैंने लिंक कर दिया डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उसे देखकर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू रिजीम सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे डिडक्शन का फायदा मिलेगा। नए रिजीम में कुछ लिमिटेड सी डिडक्शन आपको मिलती है। क्या आपकी ये रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव ऐसी फाइल कर रहे हैं, इसको नो रहने दें। और नीचे है आपकी बैंक डिटेल, मेक श्योर करें यहाँ पे आपने एक्टिव बैंक अकाउंट दिखाया हो और वो वैलिडेटेड हो। अगर आपको रिफंड चाहिए तो वैलिडेटेड अकाउंट को यहाँ पर आप पिक कर लेना ताकि आपका रिफंड इजीली आ सके। कोई और बैंक अकाउंट ऐड करना है, ऐड अनदर की ऑप्शन है। आपको यहाँ पे देखिए कौन से बैंक अकाउंट दिखाने होते हैं वो भी लिखा है, ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड एट एनी टाइम टू बी रिपोर्टेड। तो जितने भी बैंक अकाउंट आपके पास है वो सभी को दिखाइए, सिर्फ डोरमेंट बैंक अकाउंट को छोड़कर। बस ये डिटेल्स हो गई आपकी पर्सनल डिटेल्स। आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही पर्सनल डिटेल्स का टैब फिल हो जाएगा नीचे ग्रोस टोटल इनकम वाला टैब एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे हमें अपनी इनकम दिखानी है, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम। इस पे हम क्लिक करते हैं। पहले मेरे पास ऑप्शन आ गई है इनकम फ्रॉम सैलरी ऐड करने की। तो ये सैलरी आपकी ऑटोफिल भी हो सकती है अगर आपको फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर से मिल गया है। वैसे आपका एम्प्लॉयर आपको जून तक देगा, आपका फॉर्म 16 मिल गया है तो फॉर्म 16 लेकर अपने पास बैठ जाइए। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है आपका फॉर्म 16। यहाँ पे एडिट टैब पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप पेंशनर हैं, पेंशन की अपनी स्टेटमेंट अपने पास ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सैलरी डालनी है एज पर सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3। तो ये एग्जैक्ट ब्रेकअप आपको आपके फॉर्म 16 में मिलेगा, वो ऐड कर देना। अगर आप पेंशनर हैं तो अपनी पेंशन को इधर डाल देना, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). मान लीजिए आपकी 5 लाख की पेंशन की इनकम है या 5 लाख की ही सैलरी है तो अकॉर्डिंगली डाल दीजिए। नीचे आपके एग्जाम अलाउंसेज डालने की ऑप्शन है, तो आप ऐड अनदर करके अलाउंसेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नए रिजीम के अंदर आपको कुछ ही अलाउंसेज प्रोवाइड करे जाते हैं, वही आपको लिस्ट में दिख रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अलाउंस डालने की आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगी। अलाउंस सिलेक्ट करें, अमाउंट डाल दें। ठीक है, जितने भी अलाउंस डालने वहाँ पे ऐड करके डाल सकते हैं। मेरे केस में कोई अलाउंस नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दे। तो जो भी डिटेल्स आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशंस ऐड वगैरह की, टोटल वगैरह की खुद ही होती रहेंगी। तो यहाँ पे नेट सैलरी मेरे केस में 5 लाख आ गई है। इसके अगेंस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन नए रिजीम में 75,000 की ऑटोमेटिक पोर्टल दे देता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो अलाउड ही नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स की यहाँ पे नए रिजीम में डिडक्शन ही नहीं मिलती, तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे डिसेबल हो गई हैं। बहुत सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक होती है इनकम टैक्स पोर्टल पर, बस आपको चेक करना होता है। तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी जो चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। आप इसको क्रॉस चेक कर लेना अपने फॉर्म 16 से। और अगर आप पेंशनर हैं तो पेंशन इनकम पर भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और फाइनल आपका ये जो अमाउंट है सैलरी का यहाँ पर आ जाएगा। बस सेव पर क्लिक कर दें। क्लिक कर दिया आपने, सैलरी की इनकम ऐड हो गई है। अब नीचे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डालने की ऑप्शन है। ठीक है, ये डिटेल भी आपकी प्री फिल्ड होगी अगर आपके फॉर्म 16 या इसमें होगा डाटा। नहीं है तो आप ऐड अनदर करके खुद डाल सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस। हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब आप खुद रहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करें। किराए पे दिया है तो लेट आउट सेलेक्ट करें। और अगर 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी होते तो डीम लेट आउट कर सकते हैं। पर आइटर 1 के अंदर आप अभी नया चेंज आया है कि 2 हाउस प्रॉपर्टी आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे। इस केस में आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिखाने की ऑप्शन मिलती है, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट नए रिजीम में अलाउड नहीं होता। अगर आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं तो फिर आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है।
है। अगर हम इसे लेट आउट कर दें तो लेट आउट के केस में हमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन आपको नए रिजीम में लेट आउट प्रॉपर्टी पर मिल जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान कर रखना। तो लेट आउट का मतलब आपने किराए पे प्रॉपर्टी दी है, उससे इनकम भी आ रही होगी आपको, जितना रेंट रिसीव हुआ है वो यहाँ पे डाल दें। ठीक है, कोई अमाउंट जो अनरियलाइज्ड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटी। और फिर जो और आईटीआर के ऑनलाइन फाइलिंग का ये फायदा है कि जैसे कि जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है प्रॉपर्टी की 30% की एनुअल वैल्यू पर, वो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर आपको मिलती है प्रॉपर्टी की 30% की एनुअल वैल्यू पर, वो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए अब आपको शेड्यूल फिल करना होता है। लोन कहाँ से लिया है, नेम ऑफ द बैंक, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये सभी डिटेल्स अब डालना मैंडेटरी है। ये आपको अपनी लोन स्टेटमेंट में मिलेगा। आप अपनी लोन की पूरे साल की स्टेटमेंट निकाल लेना, वहाँ पे आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। बस ये सभी चीज़ें ऐड कर दे और फिर इसे सेव कर ले। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो सिलेक्ट करके आपने इस तरह से अपनी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स को यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखिए कि अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया आपने बोरोड कैपिटल का, वो 2 लाख तक का तो आप हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस का बेनिफिट लेने के लिए आपको फिर आइटर 2 का यूज़ करना होगा, ये यहाँ पे लिखा है। अब बात करते हैं अगला, हमें ऐड करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ डाटा यहाँ पे प्रीफिल है, जैसे इस केस में इंटरेस्ट आया है डिपॉजिट से, वो प्रीफिल है। अगर आप एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं, या फिर कोई और अदर सोर्स की इनकम डालनी, ऐड एंड अदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे किस किस तरह की अदर इनकम दिखा सकते हैं आप। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो आपके बैंक में क्वार्टरली इंटरेस्ट आता है। सभी बैंकों की स्टेटमेंट अपने पास डाउनलोड करें। कौन से ईयर की, ईयर नोट करें 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। सारा का सारा आपको जो काम करना है इसी ईयर के लिए करना है। ठीक है, ये डेट अपने पास नोट कर ले। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट टोटल करके यहाँ पे डाल दें। इंटरेस्ट मिला अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड में, वो डाल दें। फैमिली पेंशन की इनकम आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम द पीएफ के लिए जो आपका इंटरेस्ट है वो आप अलग अलग हेड के अंदर यहाँ दिखा सकते हो। और या फिर कोई और आपकी अदर इनकम है, डिस्क्रिप्शन डाल के, अमाउंट डाल के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम इनकम, अगर आपको कहीं से भी एग्जाम इनकम मिली है तो यहाँ पे ऐड अनदर करके इस इनकम को जरूर रिपोर्ट करना। बहुत सारे पर्सन एग्जाम इनकम को नहीं दिखाते, जैसे एलआईसी से उनको पेमेंट आई है मेच्योरिटी पर, अगर वो एग्जाम्ड है तो मेक श्योर करें एग्जाम इनकम में रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर हायर इनकम आपके बैंक अकाउंट में दिखेगी तो फ्यूचर में आपको नोटिस आ सकता है। कई बार नोटिस तब आता है जब आपको याद भी नहीं होता। एग्जाम इनकम को भी जरूर दिखाएं, जैसे आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो गई, कंपनसेशन रिसीव हुआ है गवर्नमेंट और अदर अप्रूव एंटिटी से, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। तो ये कैटेगरीज दी हैं आपको, जैसे सम रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिसीज या कंट्रीब्यूशन सच एज एलआईसी, एनपीएस, पीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना या अदर इनकम। कुछ भी तरह की अगर आपकी इनकम है जो एग्जाम्ड है आपके हिसाब से, वो आप यहाँ पे दिखाएं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए एलआईसी को, सब कैटेगरी भी है फिर फर्दर यहाँ पर कि किस सेक्शन के अंदर ये एग्जाम्ड है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे सब कैटेगरीज है। प्रोविडेंट फंड था, या फिर सुकन्या समृद्धि का था, स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आपको मिला था, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मैच्योर हुई थी, तो जिस भी तरह की एग्जामिशन है वो आपको फर्दर यहाँ पे सब कैटेगरी में दिख रही है। पहले ये सभी ना सब कैटेगरी नहीं थी, सिर्फ मेन कैटेगरी में ही ये सभी हमें ऑप्शन दिखती थी। अब आपको सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है और फिर अमाउंट एंटर करके सेव कर लेना। तो जितनी भी आपकी एग्जाम इनकम है उसको यहाँ पर जरूर रिपोर्ट करें। और लास्ट ग्रॉस टोटल इनकम के लिए हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए दिखाने की ऑप्शन है। यानी अगर आपको शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया, उसमें शेयर्स को बेचा जिनसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, मान लीजिए आपने बेचा तो है 5 लाख में और आपने इसको खरीदा था 4 लाख में, तो आपका जो कैपिटल गेन है वो यहाँ पे 1 लाख है, तो ये आइटर 1 में एक्सेप्ट हो जाएगा। 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स को बेचने वाला, इक्विटी शेयर्स, वो आपका यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसको आप दिखा सकते हैं और जो भी डिटेल्स डाले उसको डालकर कंफर्म पे क्लिक कर दें। क्लिक कर दिया, ग्रॉस टोटल इनकम का टैब आपका पूरा हो गया है। नीचे डिडक्शंस डालने की ऑप्शन है। तो नए रिजीम के अंदर आपको बहुत ही कम डिडक्शन मिलती है, जो मिलती है वो यहाँ पे एक्टिव हो गई है। अगर आपके लिए रिलेवेंट है तो आप उनको डाल दें। एडिट करके आपको डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर, ये डिडक्शन नए रिजीम में मिलती है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम या कोई और डिडक्शन अगर आपके लिए एलिजिबल है नए रिजीम में, वो आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड डिडक्शन है नए रिजीम में, बस डाल के कंफर्म कर देना। कंफर्म करना जरूरी है, वेदर आपको डिडक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो कंफर्म पे क्लिक कर लीजिए। अब नेक्स्ट टैब टैक्सेस पेड का, इसमें आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो ऑटोमेटिक फिल होगा। अगर आपका कोई टीडीएस रह जाए तो आप खुद भी ऐड अनदर करके डाल सकते हैं। ये आपके पास टीडीएस डालने के लिए ब्रेकअप है।
टीसीएस डालने के लिए ऑप्शन है, आपने खुद टैक्स पे किया था, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसको यहाँ पे ऐड करना ना भूलें। चलान आपके पास होगा, ऐड अनदर पे क्लिक करके बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलान का सीरियल नंबर और टैक्सेस पेड ऐड कर, सारी डिटेल्स ऐड करते ही कंफर्म पे क्लिक कर ले। मेक श्योर करें आपका टीडीएस जितना कटा था, टीसीएस आपसे जितना कलेक्ट किया गया था, वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, कंफर्म पे क्लिक कर दें। इस केस में कोई टीडीएस नहीं कटा है और ना ही कोई टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। बस अब आपको नीचे जो लास्ट टैब एक्टिव हुआ, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे टैक्स नहीं बना क्योंकि अब नए रेजिम के अंदर 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं 89 का, आपको एरियर मिला है सैलरी का, तो उसको यहाँ पे अपने आप आपने डालना है और उससे पहले फॉर्म 10E जरूर फिल करना है। यहाँ पे कुछ हाइपर लिंक्स भी आपको दिए हुए हैं। टोटल आपको इंटरेस्ट कितना लगा, अगर आपने टैक्स की पेमेंट को डिले किया होगा, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को पे नहीं किया होगा, तो आप पर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सभी कैलकुलेशन आईटीआर की यूटिलिटी में खुद होती हैं। फॉर्म पे क्लिक करते ही आपके सामने अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का टैब एक्टिव हो गया है। फिर से आपकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जो भी आपने इनकम ऐड की उसको थॉरली चेक करें। ठीक है, नाउ आपको यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी दिखेगी, तो अगर आपका कोई अमाउंट पेबल बन रहा है उसको पहले पे करें, टैक्सेस पेड के अंदर ऐड करें, तभी आगे प्रोसीड करें। क्लिक करें प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पे। क्लिक करते ही आपका नाम आएगा, आपका फादर नेम आएगा, आपका पैन नंबर आएगा, प्लेस आपको एंटर करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करते ही यहाँ आपके पास वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। अगर कोई एरर आ रही है तो पहले उसे करेक्ट करें और बस अब आप इसको प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू करते आपके सामने पूरा फॉर्म फिल होकर आएगा। सब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन के बाद अब आपको सिलेक्ट करना है कि अब आप इसको वेरीफाई कैसे करना चाहते हैं। आईटीआर भरने के बाद 30 डेज के अंदर इसको या तो ई वेरीफाई करना है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सेंड कर देना है और बस कंटिन्यू करते ही आपकी आईटीआर ई वेरीफाई होते ही आपके पास आपकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। आईटीआर फाइल होगी, आपके पास ये मैसेज आएगा जो आपके ईमेल पर भी आपकी एक्नॉलेजमेंट चली जाएगी। ठीक है, और आपको यहाँ से भी डाउनलोड करने की ऑप्शन मिल जाएगी।